Hello everyone, today our topic about the criteria of aromaticity. It's very important topic of heterocyclic compound. Let's start it. For determine the presence of aromaticity, a variety of properties are used. The physical property are used to prediction of aromaticity in any compound like bond length, resonance energy and ring current. First of all, read out bond length. Through some method like X-ray and diffraction method, it is found that the average carbon-carbon bond length in aromatic ring is near 1.39 एंगस्ट्रॉन. मतलब हम अगर एक्स-रे और डिफ्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करते हैं किसकी, कार्बन और कार्बन बॉन्ड की, जो हमारा कार्बन और कार्बन बॉन्ड होता है, तो वो एवरेज मिलती है हमें 1.39 एंगस्ट्रॉन. किसके कारण मिलती है? एक्स रेज एंड डिफ्रैक्शन मेथड के कारण. तो ये कहता है कि एक्स रेज एंड डिफ्रैक्शन मेथड को यूज करके हम बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली. Bond length alternation does not occur in aromatic compound. This absence bond length alternates provide strong spot of aromatic in compound. जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. Variation are seen bond order of carbon bond carbon and not to the single and double bond in any one classical valence bond structure like example बेंजीन के अंदर हमारी जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और कार्बन की वो अलग होगी, और जो पायराडीन है उसके अंदर हमारी कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ होगी वो अलग होगी, और जो कार्बन और नाइट्रोजन की होगी वो अलग होगी. इसका मतलब है कि अगर हम बेंजीन के अंदर देखते हैं हमारा कार्बन और कार्बन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमारी होगी 1.39 एंगस्ट्रॉन. लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई अनदर एलिमेंट जुड़ा हुआ है जैसे नाइट्रोजन है तो उस या फिर ऑक्सीजन है या फिर सल्फर है, कोई भी अनदर है, तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. जैसे यहाँ पर हमारी कार्बन और कार्बन के साथ क्या है? बिल्कुल सेम है 1.39 एंगस्ट्रॉन, और जो हमारा कार्बन और नाइट्रोजन है उसके साथ क्या है? 1.37 एंगस्ट्रॉन. उसके अंदर क्या है? नियरली थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज हम इंक्लूड रिंग करंट. इसके अंदर व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड टू रिंग, जब हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? रिंग के ऊपर. तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स the external magnetic field near the proton which are deshielding circulating of pi electrons creating ring and developed by current. This ring is induced ring current. Like ये क्या हमारा भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है किसके? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के. तो ये क्या हमारा यहाँ पर जो रिंग करंट है, और ये हमारे क्या है? डिशील्डिंग सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. ये क्या हमारा? बाई इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके अंदर हमारा जो रिंग करंट होगा, इंड्यूस्ड रिंग करंट, वो क्या होगा? हमारा यहाँ पर होगा इसके अंदर, सर्कल के अंदर. इंड्यूस्ड रिंग करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. जो हमारा इंड्यूस्ड रिंग करंट है जो यहाँ पर है, इसको हम किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं? एनएमआर के अकॉर्डिंग. एनएमआर का यूज करके हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो रेजोनेंस एनर्जी को अकॉर्डिंग टू वीबीटी और एमओटी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. High delocalization energy is the cause of aromaticity of cyclic ring. The difference between the potential energy of actual structure
and that the contributing structure within the lowest potential energy is called resonance energy। तो ये क्या होगी हमारी रेजोनेंस एनर्जी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो एनर्जी है उनका डिफरेंस है, जैसे लोअर एनर्जी है और अपर एनर्जी है तो उसको भी हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमारे किसी ग्राफ के अंदर जो अपर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को माइनस कर दे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हक्कल रूल। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग देखो, हक्कल रूल की कुछ डेफिनेशन है, जैसे रिंग और साइक्लिक प्लेनर। रिंग क्या होगी हमारी, जो प्लेनर होगी, और रिंग क्या रखती है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स रखती है, अल्टरनेट बॉन्ड रखेगी या कॉन्जुगेशन रखेगी। कॉन्जुगेशन भी उसी को बोलते हैं जो अल्टरनेट बॉन्ड होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड, सिंगल। तो हक्कल रूल किसको फॉलो करता है, इस फॉर्मूले के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो भी रिंग इस रूल को फॉलो करेगी वो क्या होगी, एरोमेटिक, और जो इसको फॉलो नहीं करेगी वो क्या होगी, हमारी नॉन एरोमेटिक या फिर नॉट एरोमेटिक। यहाँ पर n क्या हमारा 0, 1, 2 डैश डैश चलता रहेगा। तो जैसे हम क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन के अंदर हमारे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर ये फॉलो करेगा तो इसका मतलब ये क्या, हक्कल रूल, और जो हमारी रिंग होगी वो क्या होगी, एरोमेटिक होगी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए हमारा आंसर ये। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं 4n, n की जगह हम 0 पुट करेंगे तो वो फॉलो नहीं करेगा, अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम ये लेते हैं तो इसके अंदर हमारे क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनका हम यूज करके एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पता लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। ये था हमारा क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिक। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिलेटिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। जो हमारे पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन है उनकी हम रिलेटिव एरोमेटिसिटी या फिर रिलेटिविटी देखेंगे। जैसे द कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक, वो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, व्हेन फॉलो करेगा हक्कल्स रूल को, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा वो साइक्लिक होगा, मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन के अंदर होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। और थर्ड पॉइंट इज प्लेनर होगा। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉलो हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन ऑल एरोमेटिक इन नेचर। ये तीनों क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं नेचर में, क्योंकि ये तीनों फॉलो करते हैं हक्कल्स रूल को। अब हम देखते हैं इनकी रिलेटिविटी, एरोमेटिसिटी। पायरोल कंटेन नाइट्रोजन, पायरोल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। फ्यूरोन के अंदर होता है ऑक्सीजन और थायोफिन के अंदर होता है सल्फर। ये हमारा क्या है, पायरोल। ये हमारा पायरोल है क्योंकि इसके अंदर n प्रेजेंट है। और अगर n की जगह पर ऑक्सीजन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूरेन। और अगर यहां पर सल्फर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थायोफिन। ये क्या है, इन तीनों की स्ट्रक्चर। और तीनों की अब हम देखेंगे रिलेटिव एरोमेटिसिटी। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, फोन। जैसे हमें याद कर ले फोन, तो F से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके अंदर हम देखेंगे ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और फिर सल्फर का होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो डीलोकेलाइजेशन होगा, वो डिक्रीज होगा। और जो हमारा एरोमेटिक करैक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरोमेटिक करैक्टर के।
अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे थायोफिन है वो सबसे ज्यादा होगा, और फिर पायरोल, फिर फ्यूरेन। लेकिन इसके अंदर जो हमारे तीनों कंपाउंड है ये क्या रखते हैं, लो रेजोनेंस एनर्जी रखते हैं देन बेंजीन, बेंजीन से। तो इसका मतलब ये बेंजीन के अकॉर्डिंग लेस एरोमेटिक होंगे, तो इसलिए रिलेटिव एरोमेटिसिटी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेंजीन की होगी, फिर थायोफिन की, फिर पायरोल की, और फिर फ्यूरेन की। तो फ्यूरेन, अब हम देखेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होगी, अगर जो कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन सा था हमारा, फ्यूरेन, फिर पायरोल और फिर थायोफिन। तो ये क्या आ जाएगा हमारा ऑर्डर। बट इन केस ऑफ फ्यूरेन, लेकिन क्या कहते हैं, इसके फ्यूरेन के केस में ऑक्सीजन ऑक्यूमेटेड ए पॉजिटिव चार्ज आर लेस रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे नाइट्रोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए हमारा जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा रिएक्टिविटी का। पायरोल सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर फ्यूरेन आ जाएगा, और फिर थायोफिन आ जाएगा। तो ये अगर इन तीनों के अंदर ऑर्डर पूछा जाए रिलेटिव रिएक्टिविटी का, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। क्यों होगा ये ऑर्डर हमारा, ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जो हमारा नाइट्रोजन एटम होगा वो किसके अंदर प्रेजेंट है, पायरोल के अंदर, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारा फ्यूरेन के अंदर। तो इसी की वजह से हमारा ये ऑर्डर आएगा, पायरोल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर फ्यूरेन और फिर थायोफिन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रेजोनेंस एनर्जी आर मच स्मॉलर, हिंस दे आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो ये क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे देन बेंजीन। तो रिलेटिविटी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा पायरोल की हो जाएगी, फिर फ्यूरेन की, फिर थायोफिन की, और फिर बेंजीन की हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विच इज मोर बेसिक, पायरोल एंड पायरेडिन, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो पायरोल क्या होता है हमारा, जिसके अंदर NH प्रेजेंट और 5 मेंबर्ड रिंग, और पायरेडिन क्या होता है 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर NO। तो इसके अंदर हमारा जो पायरेडिन होगा वो एज कंपेयर टू पायरोल मोर बेसिक होगा। फॉर ग्रेटर बेसिस टू कंडीशन, तो ये जो हमारा बेसिक होगा ज्यादा वो टू कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो मोर बेसिक हो जाएगा। अगर रेजोनेंस एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो जो बेसिसिटी है इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके अंदर पायरोल के अंदर क्या होगा हमारा, लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू पायरेडिन। पायरेडिन हमारा ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा लोन पे डोनेट करेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक।